Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you students? We hope you all are fine and your study is going excellent. Today students, we are going to study the third section of first year biology. The name of third section is the biodiversity. Previously we discussed the introduction of the biology, then unity of the life. Now the third section is the biodiversity. Now the thing is important that what is biodiversity? So as we know that bio means the life, and life is continuously extending from the earliest organism through the various lineages. Right students? Earliest जो एज थी लाइफ की, उससे लेकर अब तक लाइफ के जो कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं वो डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं. तो लाइफ के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से प्रिमिटिव लेवल ऑफ द क्लास से लिविंग ऑर्गेनिज्म हायर क्लास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म तक कन्वर्ट हो गया है, और इन बिटवीन प्रिमिटिव टू द हायर क्लास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या चेंजेस आए हैं. That is actually the biodiversity. That is actually the changes which organisms, जो कि organisms के अंदर आती हैं और हम उनको स्टडी करते हैं, और वो किस तरीके से अपना सर्वाइवल और बेटरमेंट ऑफ द लाइफ को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए, अपनी बेटरमेंट ऑफ द लाइफ के लिए क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर चेंज लेकर आते हैं. दैट इज एक्चुअली द बायोडाइवर्सिटी. Now today great varieties of the living organisms are formed, and a few of because of the genetical variations and few are naturally, and this great variety of forms of living organisms we have to discuss in this section. Biodiversity. Biodiversity में हम तमाम तर organisms के अंदर आने वाले changes और किस तरीके से new great varieties formed हुई हैं जो कि आज भी अलाइव है, उन सबको डिस्कस करेंगे. इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ टुडे एंड ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ दिस डाइवर्सिटी ओवर 3.8 बिलियन ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री. एज यू नो दैट हिस्ट्री में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है दैट इज वेरी बहुत पुरानी है हिस्ट्री में, और इस ओरिजिन ऑफ लाइफ को देखते हुए अगर हम प्रिमिटिव क्लास की बात करें और हायर क्लास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक बहुत लंबा गैप आ जाता है, बिलियंस ऑफ द ईयर्स. इट इज अबाउट 3.8 to 3.9 बिलियंस ऑफ द ईयर्स. सो ये जो 3.8 बिलियंस ऑफ द ईयर्स है, इट्स मीन ये कोई लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं है, बल्कि प्रोलॉन्ग्ड है, बहुत लंबा वक्त गुजरा है, और उस वक्त से लेके आज तक जितनी भी चेंजेस आई हैं दैट इज एक्चुअली दी बायोडाइवर्सिटी. लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है. तो इस थर्ड सेक्शन विच इज द नेम विच इज एक्चुअली द बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे. और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी का वो है वेराइटी ऑफ द लाइफ. इट्स मीन दैट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट लाइव्स आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट में बहुत तरह के डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं. प्लांट की बात करें, आप एनिमल की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, रेप्टाइल्स की बात करें, एव्स, पाइसेस, देयर आर अ लॉट ऑफ द वेराइटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम सिर्फ प्लांट की कैटेगरी की बात करें, सो देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्लांट्स. सम आर द हाइड्रोफाइट्स, सम आर द ब्रायोफाइट्स, ट्रैकियोफाइट्स, फंजाई, algae, angiosperm, gymnosperm, xerophytic plants. There are a lot of the categories of the plant. There are the different branches and the subcategories of the plants. राइट. एनिमल्स की बात करते हैं तो सिर्फ एनिमल्स एक कैटेगरी के नहीं है. सिर्फ एनिमल्स में हम ये नहीं कहते दे आर जस्ट इन द सिंपल किंगडम ऑफ द एनिमिलिया. किंगडम एनिमिलिया के फिर फर्दर फाइलम्स हैं, जैसे प्रोटोजोन्स की बात करते हैं हम, यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा की बात करते हैं, देन पॉरीफेरा, देन रेप्टिलिया, पाइसेस, एव्स, मेमेलियंस. देयर आर अ लॉट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम एनिमिलिया. सो वेराइटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की बात नहीं कर रहे. मीन्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. उन सब के बारे में स्टडी करना, उन सब की
प्रिमिटिव लाइफ स्टेज से लेकर अर्लीस्ट लाइफ स्टेज से लेकर अलाइव टुडे स्टेज तक की बात जो करते हैं, दैट इज एक्चुअली दी बायोडाइवर्सिटी। और इसमें कितनी तरह की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सब हम बातें करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो इस चैप्टर को स्टडी करने का मकसद क्या है? इस चैप्टर को स्टडी करने का मकसद ये है ताकि हमें पता चल सके कि अगर हमें सिंपल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होगा तो कैसे करेंगे, उसको किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन के टूल्स क्या है, बेसिक टूल क्या है, हायर टूल क्या है, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, किस तरीके से क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिस्ट्री में किया गया था, अब किस तरीके से किया गया है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड। ओके स्टूडेंट्स, now the taxonomy, the process of naming of the living organism scientifically and arrangement is known as the taxonomy, right? taxonomy क्या होती है? ये इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, उनके नेम देते हैं ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई किए जा सके। असाइनिंग द साइंटिफिक नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म was first developed by the Swedish scientist. The name of the scientist कार्लेस लीनियस, राइट? कार्लेस लीनियस ने फर्स्ट टाइम हमें बताया था कि टैक्सोनॉमिकली हम किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको नेम दे सकते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द होमोलॉजी, सेकंड वन इज द साइटोलॉजी, थर्ड वन इज द बायोकेमिस्ट्री एंड द लास्ट वन इज द जेनेटिक्स, राइट? हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी होमोलॉजी की बेस पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक्स। दीज आर बेसिकली द 4 टूल्स, 4 basic tools of the classification of the living organisms, right students? Early in the human history, it was found useful to know in advance which plants were poisonous, which animals were dangerous, which are good to heart for the food and so on. इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी थी ताकि हमें पता चल सके कि कौन से प्लांट्स पॉइजनस हैं, कौन से ईडेबल हैं, कौन से एनिमल डेंजरस हैं, कौन से हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, क्या चीज हमारे खाने के लिए अच्छी है, किस चीज को हम शिकार करके खा सकते हैं, क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नीड हुई कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें। The organism can be identified or sorted into the different group on the basis of the characteristics they possess. Now the question is arise, what is taxonomic character? Right students? हमने जैसे अभी टैक्सोनॉमी का बताया कि टैक्सोनॉमी क्या होती है, ये वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, उनको नेम देते हैं ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। सो द क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर? अ कैरेक्टर कैन बी डिफाइंड एज एनी एट्रीब्यूट और द डिस्क्रिप्टिव फ्रेज रेफरिंग to form, structure or the behavior of a specific organism for a particular purpose. Now this character, anything or any feature whose expression can be measured or otherwise assessed. Taxonomists mostly deal with the expression of the character, right? एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो फिजिकली हमें दिख रहा है, हम उन सब चीजों को किस तरीके से एक्सप्रेस आउट चीजें कर रही हैं, क्या कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, दैट इज एक्चुअली द टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर। प्लांट का कलर कैसा है, किस तरह के पेटल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेटल्स हैं, कैसी फ्रेग्रेंस है उसकी, कैसा फ्रूट प्रोड्यूस करेंगे, दीज ऑल आर द टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर, राइट स्टूडेंट्स? नाउ देयर आर दी 4 टूल्स। हम सबसे पहले होमोलॉजी को डिस्कस करते हैं। नाउ होमोलॉजी, व्हाट इज होमोलॉजी? द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन द पर्टिकुलर ग्रुप ऑल हैव मेनी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स। होमो मीन्स द सेम एंड लॉजी मीन्स द स्टडी। जो पहला टैक्सोनॉमिक जो बेसिक टूल है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? होमोलॉजी। होमो मीन्स द सेम एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो पहला टूल क्या है? होमोलॉजी। होमोलॉजी की बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया ताकि जो सिमिलर कैरेक्टर के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाए और जो डिफरेंट कैरेक्टर थे उनको एक ग्रुप में डाल। जैसे
Plants having the green pigment, they look like a green in color. So they can prepare their own food material on the basis of the photosynthesis, which plant prepare their own food material, right? So इस बेस पर प्लांट को कि प्लांट अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया. सो उसका नाम दे दिया किंगडम प्लांट. दूसरा ग्रुप कौन सा आ गया? एनीमिलिया का. एनीमिलिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को डाला गया? जो कि अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते थे. ठीक है, तो ये होमोलॉजी कहलाती है. फिर सेकंड हमारे पास आ जाता है साइटोलॉजी. साइटो मीन्स द सेल, जो अभी हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी. राइट स्टूडेंट्स? सो व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द सेल. अब साइंटिस्ट ने स्टडी ऑफ सेल की बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. राइट? सो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है साइटोलॉजी. Although the gross structure is a convenient basis of the classification, sometimes microscopic features have to be used. For example, studies with the electron microscope have revealed that the bacteria and the cyanobacteria have the unique type of the cell. जैसे साइनोबैक्टीरिया और हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो देखा जाए तो कैसे है ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है. लेकिन हमें साइंटिफिकली स्टडीज क्या बताती हैं कि साइनोबैक्टीरिया हैविंग द ग्रीन पिगमेंट, दे आर इंक्लूड इन द प्रोकैरियोट्स किंगडम मोनेरा. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लू ग्रीन पिगमेंट, whereas some bacteria are the autotrophic and some are the heterotrophic. Right students? सो सेल के बेस पर हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. थर्ड बेसिक टूल हमारे पास आता है बायोकेमिस्ट्री. नाउ व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री? बायो मीन्स द लाइफ एंड केमिकल्स मीन्स द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन. Sometimes it is impossible to classify the organism using the morphology criteria. So on the basis of the chemical studies, living organism can be classified. Right? यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर भी क्लासिफाई किया गया और फिर उनके हमने बायोकेमिकल रिएक्शंस की बेस पर भी क्लासिफाई किया गया. अदर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, द टाइप ऑफ द सिम्बियोसिस. राइट? दिस मे बी एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस बेस पर भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया. इज दैट क्लियर? नाउ द फोर्थ वन बेसिक टूल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज जेनेटिक्स. जेनेटिक इज द बेसिक टूल. राइट? ये वो बेसिक टूल है जिसकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज जेनेटिक्स? Genetics is the scientifically study of the chromosomes and genes. The study of chromosomes and genes and DNA, right? That is called the genetics. The scientific study of chromosomes and genes and the DNA is called the genetics. So what will happen in the genetics? जेनेटिक्स में होता क्या है? जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं क्रोमोसोम्स, डीएनए के बारे में. अब तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक जैसा नहीं होता, सबका डिफरेंट है. तो इसकी बेस पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है. बिकॉज ऑल द मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज डिपेंड्स अपॉन इट्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें, उनकी साइटोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें या उनके बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करें, दैट ऑल डिपेंड ऑन दी जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, कि किस तरीके का जेनेटिक मटेरियल मौजूद है. कहां पे जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है स्टूडेंट्स? यस, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. राइट? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है. सेल के अंदर न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है. Hence, the main tool helping in the classification of the living organism is the genetics. You have to keep this thing in your mind, that the basic tool which helping in the classification of the living organism is genetics. That's excellent. Okay guys? So these all are the basic tools to classify the living organisms. You have to keep this thing in your mind, that there are the 4 basic tools
homology, cytology, biochemistry, and the genetics. Okay, that's good. Now students, the taxonomic arrangement, taxonomic hierarchy, right? As we know that the basic tool of the classification of living organism is the genetics, right? Now the basic unit of the biological classification is the species. Now the question is arise, what is species? A species is a group of the organisms which have the numerous physical features in common and which are normally capable of the interbreeding and producing the offsprings, right? वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फिजिकली फीचर जिनके कॉमन होते हैं और उनके दरमियान ये एबिलिटी होती है दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अपने ही तरह के न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड द स्पीशीज, राइट स्टूडेंट्स? सो नंबर 1 इज द basic unit of the taxonomic arrangement of the living organism is the species. Species होती क्या है? Species the lowest and the basic unit of the biological classification. According to the classification, similar individual or group that breed with one another is called the species, right? Now the genus. Closely related species are grouped together into the genus. Species with the many similar characters are grouped into the genus. Right, students? Now, what is the family? Same genus are grouped into the family. बहुत सारे जीनस जिनकी तमाम तर क्वालिटीज सिमिलर होंगी, they all are grouped together in the similar फैमिली, एक फैमिली के अंदर वो जमा हो जाते हैं, ठीक है? जैसे हम अपनी बात करते हैं तो वी ऑल आर द डिफरेंट फ्रॉम आवर सिबलिंग्स, फ्रॉम वी आर नॉट अ डिट्टो कॉपी ऑफ आवर पेरेंट्स एंड आवर सिबलिंग्स, राइट? बट वी हैविंग द सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज हम सबको कहाँ पे ग्रुप किया जा सकता है? इन द सेम फैमिली. Is that clear? So all those species which having the similarities are in the genus, all those genus which having the similarities are in the family, right? Now what is order? A group of the similar families are grouped into the order. वो तमाम families जिनके similar characters होंगे वो कहाँ पे रखे गए हैं? They all are grouped into the same order, right students? Now class. What is the class? क्लास क्या होती है? All those orders which having the similar characteristics, having the similar families, having the similar genus, having the similar species are grouped into the class, right? It's mean what? It's mean that similar orders are grouped into the class. Now the phyla or the division. Phyla or division is the similar classes placed into the phyla or the division. एक फाइलम की बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, उन क्लासेस के डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट फैमिलीज हो सकती हैं, फिर डिफरेंट जीनस एंड दे हैविंग द डिफरेंट स्पीशीज. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द किंगडम? द क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स और द डिविजन्स आर ग्रुप टुगेदर इनटू द किंगडम, राइट? वो तमाम फाइलम्स और डिवीजन जिनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज सेम होती है, दे ऑल आर ग्रुप्ड इनटू द किंगडम्स, राइट? नाउ किंगडम जस्ट लाइक द प्लांट किंगडम और द एनिमल किंगडम. प्लांट किंगडम हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिविजन्स लाइक द ब्रायोफाइटा, टैक्योफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, राइट? एनिमिलिया की बात करें सो एनिमिलिया के भी डिफरेंट फाइलम्स होते हैं, जैसे किंगडम प्रोटोजोआ, किंगडम प्रोफेरा, किंगडम नाइडीरिया, किंगडम कॉर्डेटा, राइट? सो ये तमाम किंगडम जो फाइलम्स हैं, ये तमाम फाइलम्स कहाँ पर ऐड हो जाते हैं? दे ऑल आर ग्रुप टुगेदर इन द सिमिलर किंगडम, राइट स्टूडेंट्स? व्हाट इज किंगडम? Closely related phylum and the divisions
are grouped together into the kingdoms. किंगडम्स में तमाम तर ग्रुप्स और डिविजन्स जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, फाइलम के सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक किंगडम में प्लेस कर दिए जाते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड. नाउ व्हाट इज द टैक्सॉन? Each grouping of the organisms within the hierarchy is called a taxon. Each taxon has a rank and a name. For example, class Mammalia or the genus Homo. Class Mammalia क्या है? It is a taxon. क्योंकि इस taxon के जितने भी organisms हैं, वो क्या है कि उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है. वो बकायदा उनका सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट है, टैक्सोनमिक उनकी पोजीशंस हैं, तो हम क्या कहते हैं, लाइक दिस इज द टैक्सोन, राइट. दिस असेंडिंग सीरीज ऑफ दिस सक्सेसिवली लार्जर मोर एक्सक्लूसिव ग्रुप मेकअप द टैक्सोनमिक हायरार्की, राइट. जिसके अंदर ज्यादा सीरीज होती हैं सक्सेसिवली लार्जर क्लासेस की और ग्रुप्स की, तो वो क्या बना देती हैं, वो बना देते हैं टैक्सोनमिक हायरार्की बना देती हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Okay. Now, dear students, we have to study the system of classification of the living organisms. Previously, organisms were divided into the two main kingdoms. The one is the kingdom Animalia and the other one is the kingdom Plantae, as I discussed. जैसे मैंने अभी आप लोगों से पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो मेन किंगडम में क्लासिफाई कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग देयर न्यूट्रिशन. प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बना लेते थे, उनको कहा गया दे आर ऑटोट्रॉफ एंड दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी. दूसरा कौन सा किंगडम बनाया गया? किंगडम एनिमेलिया. इसमें तमाम तर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया जो कि हीटोट्रॉफ थे और अपने लिए फूड मटेरियल नहीं बना सकते थे. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो इस तरीके से दो किंगडम्स बनाए गए. नाउ विद द टाइम ड्यूरेशन 2 to 5 kingdom system of classification is proposed, including the 5 kingdom system by the Robert Whittaker in the year 1969. 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन प्रपोज किया in which organisms are divided into the 5 major kingdom, right? और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो कि रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज करवाया था, इसको फर्दर चेंज किया मार्ग्यूलस एंड श्वेर्ट्ज ने. Both were the American biologists put forward a modification of the Robert Whittaker scheme of the classification, right? इन दोनों साइंटिस्ट ने आकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो कि रॉबर्ट विटेकर ने प्रपोज करवाई थी उसको चेंज कर दिया. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडिफिकेशन द मल्टीसेलुलर algae should be removed from the plant kingdom. जो मल्टीसेलुलर algae थे उनको किंगडम प्लांटी से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, और उनको एक नया किंगडम में प्लेस किया गया था जिसका नाम था प्रोटिस्ट, ठीक है, और उसको क्या नाम दिया गया था? प्रोटिस्ट. और उसमें तमाम तर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया था. किंगडम प्लांटी से, किंगडम एनिमेलिया से वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर थे, उन सब को वहां से रिमूव किया गया और कौन से कहां पर उनको ऐड किया गया? उन सब को ऐड किया गया किंगडम दैट इज कॉल्ड द प्रोटिस्ट. दिस मॉडिफिकेशन मेड द प्लांट किंगडम अ मोर नेचुरल ग्रुप. ड्यू टू द मॉडिफिकेशन द किंगडम प्रोटिस्टा बिकम अ किंगडम, राइट, that contain all those living organisms which cannot be fitted into any of the kingdom, any of the other kingdom, right? जैसे किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई और जितने भी किंगडम थे उन सब से चारों किंगडम फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, राइट. क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which was proposed by the scientists Margulis and Schwartz, right? Kingdom is the highest rank used in the biological taxonomy of the all living organisms. According to the modern classification given by the Robert Whittaker in 1969 and Margulis and Schwartz were put forward a modification of the Robert Whittaker's schemes of living organisms. The living organisms are divided into the 5 major kingdoms, which are: number 1 is the kingdom Prokaryote,
Another name of the kingdom, Kingdom Monera. Number 2, Kingdom Protoctista. Another name of the kingdom is the Protista. Number 3, Kingdom Fungi. Number 4, Kingdom Plantae. Number 5, Kingdom Animalia. Right? These 5 kingdoms are the basically classification of the living organisms. Organisms को इन 5 kingdoms में classify किया गया. Right? सबसे पहला kingdom कौन सा है? Kingdom Monera. Kingdom Monera में तमाम तर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, एब्जॉर्ब और फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने लिए फूड मटेरियल लेते हैं, मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं. रिप्रोडक्शन उनकी कैसी होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. दे ऑल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोकैरियोटी और किंगडम मोनेरा. फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया. इज दैट क्लियर? सेकेंड किंगडम इज द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा. किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में तमाम तर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्प्शन के जरिए या फिर इंजेक्शन के जरिए या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने लिए फूड मटेरियल बना लेते हैं. सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. राइट? और यहाँ इसमें प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई से भी मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है. Is that clear? For example, Chlamydomonas, Euglena, Paramecium, Plasmodium, Phytophthora infestans. Right? Now the third kingdom is the kingdom fungi. Kingdom fungi में तमाम तर non chlorophyllous, because fungi कैसे होते हैं? They are filamentous, non chlorophyllous, having the cell wall which is made up of by the chitin. राइट? वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन क्लोरोफ्लस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, थैलोफिटिक होते हैं, हैविंग द सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ बाय द काइटिन. दे आर नॉन मोटाइल, परफॉर्मिंग द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम फंजाई. फॉर एग्जाम्पल्स, मशरूम, यीस्ट. ठीक है? यीस्ट इज द यूनिसेलुलर fungi and mushroom is the multicellular. Right, students? Okay, now the fourth kingdom is the kingdom Plantae. In this kingdom Plantae, all those living organisms are placed which having the green pigment as the chlorophyll in the chloroplast. Right? They having the ability to prepare their own food material because they are the chlorophyllous multicellular eukaryotic living organism. They having the cell wall which is made up of by the cellulose. For example, Vinca rosea, rose plant, redwood tree, apple plant, mango plant, जितने भी plants हमें नजर आते हैं, they all are the members of the kingdom Plantae. Is that clear? Now the fifth one kingdom is the kingdom Animalia. This kingdom Animalia is totally opposed of the kingdom Plantae. Right? All those living organisms which are heterotrophic, they are not able to prepare their own food material. They depend on others for the purpose of their nutrition. They don't have the cell wall. They having the cell membrane. They are eukaryotic, multicellular. Kingdom Animalia, it includes all eukaryotic, multicellular, non-chlorophyllous living organisms which don't have the ability to prepare their own food material. They don't have cell wall. They having the cell membrane. For example, man, frog. Right? These all are the examples of the एनिमिलिया. और वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो तमाम एनिमल्स जो कि हमें अपनी सराउंडिंग्स में नजर आते हैं, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द किंगडम एनिमिलिया. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द classification of the different living organisms. Like for example, I am taking the example of the weed plant. Right? Weed plant is placed in the kingdom Plantae, division Trichophyta, class Monocotyledonous, order Poales, family Poaceae, genus Triticum,
and species is the Triticum indicum. Right, students? Okay. Now here I am taking the example of the housefly, kingdom Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Diptera, family Mucidae, genus Musca, species Musca domestica. Right? So here the another example is, for example, the Rana tigrina, for example the Homo sapiens, for example the Vinca rosea, ठीक है, Rosa indicum, rose plant. These all are the examples of the दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसकी बेस पर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया डिफरेंट किंगडम्स में, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट फाइलम्स में, डिफरेंट क्लासेस में, फैमिली में, जीनस एंड स्पीशीज, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से क्लासिफाई कर सकें और उनको स्टडी कर सकें. अच्छा, विद होप कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन. ओके, दैट्स गुड. नाउ the next topic is the binomial nomenclature. Bi means the two and nomial means the naming system. Nomenclature is the system, right? So binomial nomenclature is the system of this giving the name, scientific name to the living organism. इसमें हम करते क्या है? It is the system of the giving a scientific name to an animal or a plant. An outstanding system contributed by the Swedish natural scientist Carolus Linnaeus. Effectively, beginning with this work, Plantarum species in 1753. Right? According to this system, any given animal or the plant is given a scientific name consisting of the two words. अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या कहा था साइंटिस्ट ने, कार्लस लीनियस ने, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते वक्त उसको दो हिस्सों पर डिपेंडेंट नेम देंगे. उसका नाम दो हिस्सों पर डिपेंड कर रहा होगा, दो नेम्स उसको दिए जाएंगे. द फर्स्ट वर्ड रिफर टू नेम ऑफ द जीनस while the second word refer to the name of the species. For example, me is the Homo sapien, you is the Homo sapien. Homo is the genus, whereas sapiens is the species. Right? Both the genus and species are generally given the Latin name. उन दोनों को कैसे लिखा जाएगा? Latin name है और Latin में लिखा जाएगा. For example, Helianthus sanus. Helianthus sanus किसका नाम है? This is the botanical name of the sunflower. Right? The name is written as the binomial name. कैसे लिखा जाएगा? Helianthus anus. Right? A binomial name और scientific name जिस वे में लिखा गया है, इटैलिक राइटिंग में लिखा गया है, that is actually the Latin name. कौन सा नाम है ये? लातीनी जबान का लफ्ज है, और जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही नाम से पहचाने जाएं. आई एम मिस सबीन जहूर, यू आर लाइक यमुना और उमैमा और दुआ और डिफरेंट, यू हैव द नेम्स, सबके डिफरेंट नेम्स है, लेकिन हमें साइंटिफिकली बायोलॉजिकली हमें क्या नेम दिया गया है? वी ऑल आर दी होमो सेपियंस, ताकि हम आइडेंटिफाई किया जाए बायोलॉजिकली. इज दैट क्लियर? और ये तमाम नेम्स कौन से होते हैं? ये लैटिन जबान में होते हैं. ठीक है, इनको लिखा कैसे जाता है? इनको इटैलिक लिखा जाता है. कितने पार्ट्स में लिखा जाता है? इनको दो नेम्स की फॉर्म में लिखा जाता है. इज दैट क्लियर? इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. राइट स्टूडेंट्स, there are the few guidelines and the few rules to write the binomial name of the plant or the animal. Right? So this system is called the binomial nomenclature system. ये नाम देने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. इसके कुछ रूल्स हैं. नाउ स्टूडेंट्स, there are the certain guidelines laid down with reference to the use of the binomial nomenclature, which is the result of the deliberation had from time to time. Right? An international committee has been established to frame the rules and the regulation regarding the binomial nomenclature for plants and the animals. Right?
स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल कमेटी होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रूल को फ्रेम आउट करती है और रेगुलेशंस बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, ताकि प्लांट्स और एनिमल्स को पूरी दुनिया में एक ही जैसा नाम दिया जाए। ऐसा नहीं कि पीपल ऑफ द कॉन्टिनेंट एशिया उन प्लांट्स को कुछ और कहते हैं, पीपल ऑफ द कॉन्टिनेंट अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका वो कुछ और नेम देते हैं, ऐसा नहीं। इट इज नोन एज द इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ICBN, राइट। ICBN ने हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स दिए हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकते हैं ताकि वो दुनिया में इजिली आइडेंटिफाई किए जा सकें, राइट। देयर आर द फ्यू रूल्स, आपको ये अच्छे से समझने होंगे। फर्स्ट वन इज द एवरी साइंटिफिक नेम शुड हैव वर्ड आइदर इन द लैटिन और द लैटिनाइज्ड, राइट। जो भी नाम देंगे उसको लैटिन लैंग्वेज में लिखना होगा या फिर लैटिनाइज कर कर उसकी ग्रामर करेक्शन करनी होगी। सेकंड, द फर्स्ट वर्ड रिफर टू नेम ऑफ द जीनस एंड द सेकंड वर्ड रिफर टू नेम ऑफ द स्पीशी। पहला जो वर्ड है, 2 वर्ड्स पे नाम लिखा जाएगा, पहला वर्ड जीनस कहलाएगा और दूसरा वर्ड स्पीशी कहलाएगा और दोनों लैटिनाइज लिखे जाएंगे। द नेम ऑफ द जीनस शुड बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जीनस का नाम कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जबकि स्पीशी का नाम कैसे लिखा जाएगा? वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है जी। बोथ द नेम्स शुड बी प्रिंटेड इन द इटैलिक। दोनों नाम को कैसे लिखें? इटैलिक राइटिंग में लिखें। अगर इटैलिक राइटिंग में नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? उसको अंडरलाइन कर दें। इफ यू आर नॉट एबल टू राइट इन द इटैलिक राइटिंग, so should be underlined the separately। जीनस को अलग अंडरलाइन करें और स्पीशी को अंडरलाइन करें, अलग से अंडरलाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल रोजा इंडिका, राइट। रोजा को अलग अंडरलाइन करेंगे और इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। अगर अंडरलाइन नहीं करना तो यू मस्ट हैव टू बी राइट इन द इटैलिक राइटिंग, राइट। फिफ्थ रूल, the name of the scientist who first identify and describe the species should be abbreviated and written after the species name, preferably in the brackets. For example, Homo sapien linus is written as the Homo sapiens linus, bracket में LINN, ठीक है। This practice is more prevalent in the botanical sciences, राइट। हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर नाम देना है तो हमने क्या करना होगा? उनको उनका नाम देते वक्त बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को लाजमी फॉलो करना होगा, राइट। नाउ हियर आर दी सम नेम्स फॉर योर प्रैक्टिस। You must have to do the practice to write these names in the binomial nomenclature by following the rules which are set by the ICBN। ICBN ने जो हमारे लिए रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने साइंटिफिक नेम्स देने हैं, राइट, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों ने याद रखने हैं ये 5 रूल। पहला रूल क्या है? इटैलिक राइटिंग में लिखना है। दूसरा रूल, 2 नेम्स देने हैं, पहला नेम जीनस कहलाएगा, दूसरा स्पीशी कहलाएगा। तीसरा रूल, आपने जो पहला नाम देना है दैट मस्ट बी स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, और जो स्पीशी का नेम है सेकंड नेम वो किससे होगा? स्मॉल लेटर से। फोर्थ रूल, आप अगर इटैलिक राइटिंग में लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख सकते तो आपने क्या करना है? यू मस्ट हैव टू अंडरलाइन, राइट। फिफ्थ रूल क्या है कि आपने जो भी अब बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम आप अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जब लिख लेंगे तो उसके बाद साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे जिसने पहली दफा उस स्पीशी को, उस जीनस को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था, पहली दफा आइडेंटिफाई किया था, पहली दफा डिस्क्राइब किया था। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? विद होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, विद होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को स्टडी किया। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव फ्रॉम द अर्लीस्ट
एज से लेके लाइफ टूडेज एज तक आ गए हैं, हायर क्लास ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म्ड हो गए हैं और इनके दरमियान क्या क्या चेंजेस आए उसको डिस्कस किया। देन वैरायटी ऑफ लाइफ को डिस्कस किया, फिर क्लासिफिकेशन टूल को डिस्कस किया जो कि 4 थे, होमोलॉजी थी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। एंड you have to keep this thing in your mind that genetic is the basic tool for the classification of the living organism। फिर उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन के लिए हमने यूनिट को स्टडी किया जिसमें हमने स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, टैक्सॉन्स को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन स्टडी किया। पहले हमने जो हिस्टोरिकली हमारे पास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको स्टडी किया। देन उसके बाद हमने रॉबर्ट विटेकर का सिस्टम और मार्गुलस एंड शोइट्स का मॉडिफाइड सिस्टम को स्टडी किया। देन उसके बाद हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर डिस्कस किया विद होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। So if you have any question, dear students, you must have to ask from me, right students? With hope कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी, लेक्चर के हर पॉइंट्स, हर बातों को नोट डाउन किया होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छे से समझ लिया होगा। और if you have any question, you have any query, you must have to ask for me. I will definitely give you the answer of your each and every query, your each and every question, right students? Thank you so much for listening me. This is Miss Sabeen Zahoor. Have a wonderful day. Good luck. Allah Hafiz.